ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का सदन में स्वागत है। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। आकाश गुप्ता जी नमस्कार, गुड इवनिंग। खुशी शर्मा जी कह रही हैं कि सर कल की क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। अच्छा, मैं एक बार देख लूँगा, हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। और शालिनी जी गुड इवनिंग। विनय डोंगरे जी हेलो सर, हाय, कैसे हैं। जयंती मेहरा जी स्वागत है आपका। तो कल हम लोगों ने जो है वो एनसीईआरटी का जो चल रहा है आप लोगों का एक सेशन, एनसीईआरटी जो साइंस चल रही है, इसमें हम लोग ने जो है वो कल फूड के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोगों ने कल जो पढ़ा हुआ था उसमें एक चीज़ रह गई थी कि फूड रिसोर्स को इम्प्रूवमेंट कैसे करें, हाउ इम्प्रूव फूड रिसोर्सेस, खाद्य संसाधन में उसको हम कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं, खाद्य संसाधन में सुधार ला सकते हैं। ये टॉपिक ख़त्म करके आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसको हिंदी में कहते हैं तंतु से वस्त्र का निर्माण। ये 3 क्लास को मिला करके, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 को मिला करके ये टॉपिक बनाया गया है। क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 को मिला करके टॉपिक बनाया गया है फाइबर टू फैब्रिक पे। तो हम लोग इसको भी स्टार्ट कर देंगे आज। खास संसाधनों के सुधार के लिए हमने बताया था, आप लोग कल हल्का सा आपको हिंट दिया था, उसी के आगे हम लोग यहाँ पर आज इसको डिस्कस करने का काम करेंगे। तो फसल उत्पादन में सुधार के लिए जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं इसको नोट कर लीजिएगा। फसल उत्पादन में हम सुधार कैसे करेंगे। तो फसल उत्पादन में सुधार करने के लिए पहला हमारा क्या है, हम पौधे के जेनेटिक इंप्रूवमेंट करते हैं। जेनेटिक इंप्रूवमेंट, आनुवांशिक तरीके से हम क्या करते हैं, उस पौधे के जीनोम में परिवर्तन करते हैं। इसको कहा जाता है आनुवांशिक सुधार। आनुवांशिक सुधार कहा जाता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन एडिटिंग करते हैं। जीन एडिटिंग करते हैं। इसके हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल का उपयोग करते हैं। ट्रांसजेनिक फसल का हम लोग क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो जिस प्रकार के हमको पौधे की, जिस प्रकार के हमको फसल की जरूरत होती है, उस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, उसके जीनोम में हम लोग क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जीन हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसको संकरण। आप देखते होंगे आपके यहां जो बीज आते हैं वो हाइब्रिड बीज आते हैं, संकर बीज आते हैं। इस वजह से हम पौधों को कीट रोधी, ताप सह, कम तापमान में पौधे को ग्रो करने के लिए, अधिक तापमान में पौधा ग्रो सके, कीट रोधी, कवक रोधी, आपके जो होते हैं खरपतवार रोधी, इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, फसल में जेनेटिक इंप्रूवमेंट करने का काम करते हैं। दूसरा होता है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। दूसरा क्या होता है, हमको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्रोनॉमिक का मतलब होता है कृषि प्रबंधन। कृषि को क्या करना, हमको प्रबंधन करना चाहिए। कृषि प्रबंधन हमको करना चाहिए। एग्रोनॉमिक हमको क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस का मतलब क्या हो जाता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फसल उत्पादन पद्धति का यूज करते हैं। हम लोग फसल उत्पादन पद्धति
इसमें हम लोग क्या करते हैं, फसल की गुणवत्ता और मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक कृषि की जाती है, जैविक खेती की जाती है। अब कहेंगे जैविक खेती क्या होती है, तो ऐसी खेती जिसमें हम क्या करते हैं, जैविक उर्वरक का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, गाय भैंस के जो गोबर होती है, गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। भारत में आपने पढ़ा होगा, सिक्किम जो है भारत का पहला कंप्लीट जो है वो 100% ऑर्गेनिक कृषि वाला राज्य बना हुआ है। आप बता सकते हो उसके बाद कौन सा है, जैविक खेती करते हैं। हम लोग यहां पर मिश्रित खेती करते हैं, मिक्स्ड एग्रीकल्चर करते हैं। मिश्रित खेती का मतलब होता है कि हम एक साथ एक से अधिक अनाज को एक साथ उगाने का काम, जैसे गन्ना के बीच में उड़द को हम लोग बो देते हैं, गन्ना और उड़द की हम बुआई एक साथ कर देते हैं, फसल चक्रीकरण कह देते हैं। फसल चक्रीकरण, क्रॉप पैटर्न को हम लोग साइकिल करते हैं। पहले हमको ऐसी फसल उगाते हैं जिसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है, यानी कि दलहन के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें गेहूं और मक्का का उपयोग करते हैं। बहुफसली खेती, बहुफसली खेती, बहुफसली खेती हम लोग करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फसल उत्पादन पद्धति को बढ़ा करके एग्रोनॉमिक करते हैं, कृषि से अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का काम करते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है, जब उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर होगी तो क्या हो जाएगा, बेहतर खाना खाएंगे, बच्चे को अपने पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा, भोजन अच्छा करेगा, तो वो क्या बनेगा, वो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो वो देश के विकास में क्या करेगा, योगदान देगा। तो खेती से देश के विकास में योगदान हम इस तरीके से जो है कर सकते हैं। दूसरी होती है सिंचाई प्रणाली। हम लोग अभी तक जो सिंचाई प्रणाली कर रहे थे उसको हम लोग कह देते हैं बाढ़ सिंचाई प्रणाली। पानी को हम लोग इतने ज्यादा बहा करके सिंचाई करते हैं, ट्यूबवेल को चला देते थे और पानी पूरे के पूरे खेत में लबालब भर जाता था। पानी जरूरत है नहीं है, किसको जरूरत है, उससे कोई मतलब नहीं है। बाढ़ सिंचाई हम लोग करते थे, उससे पानी की बर्बादी होती थी, मिट्टी को जितनी पानी जरूरत है उससे कम या ज्यादा उसको मिलता था, फसल को भी एडिक्वेट अमाउंट में पानी नहीं मिल पाता था। किसी पौधे को ज्यादा पानी मिल गया, किसी पौधे को कम पानी मिला। तो सिंचाई की नई नई तकनीकों को लाया गया, जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ट्यूबवेल के द्वारा, नहर प्रणाली के द्वारा, ट्यूबवेल प्रणाली के द्वारा, नहर प्रणाली के द्वारा, इन सब का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ट्यूबवेल, नहर प्रणाली के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग यहां पर उर्वरक और खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर और खाद को हम लोग नए तरीके के उपयोग कर रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग यूज करते हैं एनपीके का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग जैविक खाद का उपयोग करते हैं, जैविक खाद का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, वर्मी ग्रीन खाद का यूज करते हैं हम लोग, ग्रीन मैन्यूर,
ग्रीन खाद का उपयोग करते हैं, जैसे आपका सनई हो गया, ढैंचा हो गया, बरसीम हो गई, इसके जो है हम ग्रीन खाद का उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, जो केचुए से जो बनाई गई खाद होती है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुए से बनाई गई जो खाद होती है, लाल केचुए से बनी हुई जो खाद होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आजकल हम लोग नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का निर्माण कर रही है सरकार, जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये सब जो है वो आजकल जो है वो फर्टिलाइजर को और बेहतर बनाने के लिए जो है वो इनका उपयोग किया जा रहा है। तो एग्रोनॉमिक प्रोडक्ट प्रैक्टिस हम लोगों को अगर ऐसे करनी है, कृषि को अगर हमको व्यवस्था को मजबूत करनी है, तो हमको अब इस प्रकार के प्रणाली का उपयोग करना पड़ेगा। फसल उत्पादन पद्धति को हमको बदलना पड़ेगा, सिंचाई की प्रणाली को बदलना पड़ेगा, उर्वरक के उपयोग के तरीके को हमको बदलना पड़ेगा। पारंपरिक तरीके से हट करके हम जब इस प्रकार के तरीके का उपयोग करेंगे, तभी हम फसल के उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। और साथ साथ हम लोग यहां पर इसको समपोषणीय कृषि कह सकते हैं, सतत कृषि कह सकते हैं, इसको हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि या समपोषणीय कृषि, जिसमें उत्पादन भी बढ़े और पर्यावरण को नुकसान भी न हो, सॉइल का भी नुकसान न हो, पानी का भी नुकसान न हो, जैव विविधता का नाश भी न हो, और उत्पादकता भी बढ़ती चली जाए, और जो खाद्य फसलें जो उत्पन्न हो उनमें कोई केमिकल भी न रहे। इस प्रकार के कृषि की पद्धति को हम लोग क्या कह देते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट पहले पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतने में किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो एक बार आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कहाँ गए सब लोग बच्चे? जयंती मेहरा जी, विनय डोगरे जी, शालिनी यादव जी, संगम राज जी। कोई डाउट हो तो बार पूछो, फिर आगे बढ़े हम लोग। समय बहुत कीमती है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका मतलब आप लोग क्लास में नहीं हैं, जो मेरा मन होगा वो पढ़ा देता हूं, फिर बाद में आप लोग मत कहिएगा कि जो है सर आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, है ना। जब आप क्लास में हो ही नहीं तो किसको पढ़ाएं। अगला आपका है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल संरक्षण। अगला क्या है यहां पर आपका? फसल का संरक्षण कैसे किया जाएगा। फसल का संरक्षण तो क्रॉप प्रोटेक्शन में हम किससे करते हैं? फसल के संरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? कीट से संरक्षण करने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, जैसे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड हो गया, आपका डीडीटी हो गया, जो कि अब बैन है, इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो खरपतवार रोधी होते हैं, खरपतवार को मारने के लिए 2,4-D का उपयोग करते हैं। इसके लिए जो है वो नीम का उपयोग किया जाता है। ये सब जो होते हैं इनका उपयोग जो होता है वो कीटों को मारने के लिए किया जाता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। भंडारण के दौरान कीड़े लगने के लिए क्या करते हैं? भंडारण से पहले अनाज को पहले स्टोर करने से पहले उसके नमी को सुखा लिया जाता है। नमी को क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं, जिससे कि वो जर्मिनेट ना हो जाए। फिर उसमें क्या करते हैं? कीटनाशक को डाल करके बड़े बड़े गोदाम में भर दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि उसमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। घरों में यही करते हैं, सल्फास वगैरह डाल करके जो है वो क्या कर देते हैं, फसल को, गेहूं आपके यहां हुआ, गेहूं को बड़े ड्रम में रखने से पहले सुखा लिया जाता है, फिर उसमें जो है वो कीटनाशक को डाल दिया जाता है, कीट न लगे उसमें। नीम का उपयोग कर देते हैं। इस प्रकार से जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं? फसल उत्पादन में सुधार के लिए हम लोग इन चीजों को अपनाते हैं। पहला आपका क्या हो गया? जेनेटिक इंप्रूवमेंट। दूसरा आपका क्या हो गया? एग्रोनॉमिक प्रोटेक्ट प्रैक्टिस। और आपका तीसरा क्या हो गया? ये क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया। ये तीन तरीके से हम क्या करते हैं? फसल उत्पादन में वृद्धि करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि एनिमल हस्बेंड्री भी हम लोग करते हैं। फसल जो आपके पशु धन प्रबंधन किया जाता है, इसको हम लोग पशुधन प्रबंधन कहते हैं। पशुधन प्रबंधन, पशुधन प्रबंधन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री जो होती है। पशुपालन से हमको क्या मिलता है? जब आप पशुपालन करते हैं तो इससे हमको कई चीजें मिलती हैं। इससे मांस मिलता है। पशुपालन से क्या मिलता है? मांस मिलता है। इससे दूध मिलता है। इससे अंडे मिलते हैं। इससे हमको क्या मिलता है? चमड़ा मिलता है। इससे हमको क्या मिलता है? ऊन मिलता है। तो इन चीजों को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। पशुपालन में दूध और अंडे के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहां पर मांस के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेयरी, जो डेयरी फार्मिंग होती है उसका उपयोग करते हैं।
डेयरी फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? डेयरी फार्मिंग किया जाता है। डेयरी फार्मिंग में उच्च दुग्ध उत्पादन वाली गायों और भैंसों की नस्लों का विकास किया जाता है। उच्च दुग्ध उत्पादन वाली गाय भैंस के नस्ल का पालन किया जाता है। जैसे भदावरी हो गई, मुर्रा हो गई, है ना, इनको किया जाता है, इनका चयन किया जाता है। डेयरी फार्मिंग के लिए जो जानवर हम पालते हैं उनका पोषण आहार अच्छा होना चाहिए। पोषण आहार अच्छा होना चाहिए, वहां पे स्वच्छता होनी चाहिए, वरना कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। पोषण आहार पे ध्यान रखना है। वहां पर जहां पे डेयरी फार्मिंग करते हैं वहां पे स्वच्छता होनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य देखभाल होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल होनी चाहिए, वरना आप देखेंगे बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसे रोग जो होते हैं वो विश्वव्यापी रोग हो गए हैं। H1N1, H5N1 जैसे जो वायरस है वो कर जाते हैं। और साथ में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी जैसे क्लोन का निर्माण करना, भारत में वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना, जैसे क्लोन का निर्माण करना भारत में। जैसे समरूपा जो मर गई थी बनने के बाद ही, इसके बाद आपका गरिमा, महिमा, गिर, इस प्रकार के गिर गाय का भी बनाया गया है ना। आपका गणतंत्र, ये जो बनाए जाते हैं क्लोन। NDRI जो है भारत का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका करनाल में, ये जो है वो क्लोन के द्वारा नई नई नस्ल के गायों भैंसों का और गाय का विकास कर रहा है जो अधिक दूध देने वाली होती है। ये चीजें की जा रही हैं, इनको भी आपको नोट करना है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग की जा रही है। इसके अलावा क्या की जा रही है? पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग की जा रही है। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं? कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन जो होता है, अंडे के लिए खास करके और मांस के लिए। अधिक अंडे देने वाली, अधिक अंडे एवं मांस देने वाली मुर्गी के नस्ल का चयन किया जाता है। ऐसी मुर्गी के नस्ल का चयन करना है जो ज्यादा अंडे दे, ज्यादा मांस दे। इसके लिए नई पालन विधि अपनानी चाहिए, नई पालन तकनीकी, नई नई पालने की तकनीकें आ रही हैं, इसको ध्यान देना चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग के लिए। नहीं, क्लोन दवा का नाम नहीं है। क्लोन जो जिस जीव का विकास किया गया है, जैसे डॉली भेड़ की पहली क्लोन थी, 1996 में बनाई गई थी। तो डॉली क्या थी? भेड़ की क्लोन थी। तो जिस जीव का समरूप बनाया जाता है उसको क्लोन कहते हैं। जैसे आप हैं शालिनी यादव जी, अगर आपको कहा जाए कि आप जैसा ही एक और जीव व्यक्ति बना दिया जाए जो बिल्कुल आप जैसा हो, आपके शरीर का एक कोशिका को लेकर के उस कोशिका से आप ही की जैसा एक नया जीव बना दिया जाए जो हर मायने में आप जैसा हो,
तो उसको क्या कहेंगे, वो आपका क्लोन है, दवा का नाम नहीं। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है, इसका विकास किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ साथ पशु प्रबंधन में हम लोग क्या करते हैं, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन करते हैं, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन करते हैं, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन करने का काम करते हैं, हस्बेंड्री हेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। पशुओं को समय पर उनका टीकाकरण करना चाहिए, जैसे रिंडर पेस्ट हो गया, माउथ और फूड जो आपका हो जाता है, खुरपका मुंहपका जो हो जाता है, टीकाकरण करना चाहिए। पोषण आहार और स्वच्छ वातावरण देना चाहिए, पोषण आहार एवं स्वस्थ वातावरण देना चाहिए जानवरों को। ये चीज करने से जो है वो उत्पादकता को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन। मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन हम लोग करते हैं। मत्स्य पालन एवं मधुमक्खी पालन। मत्स्य पालन को हम लोग क्या कहते हैं, पिसी कल्चर कह देते हैं, या इसको फिशरीज कहा जाता है, पिसी कल्चर। और मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कह देते हैं, एपी कल्चर कहा जाता है। एप्स का मतलब हो जाता है मधुमक्खी, तो पिसी कल्चर का मतलब मत्स्य पालन, इसमें हम क्या करते हैं, समुद्री एवं मीठे जल की मछलियों का पालन करते हैं। समुद्री एवं मीठे जल की मछलियों का पालन किया जाता है। इसके लिए नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, शहद एवं परागण के लिए, शहद एवं परागण के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। शहद के लिए और परागण के लिए क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है, एपीकल्चर। तो ये चीजें हम लोग करके जो है वो चीजों को करने का काम करते हैं। एनसीईआरटी में इस टॉपिक से संबंधित इतनी चीजें आपकी लिखी हुई हैं। कुल मिलाकर के हमको अगर एक लाइन में कहा जाए, 4 बिंदुओं में इस पूरे चैप्टर को 4 पॉइंट में अगर आपको समझाना हो कि खाद्य संसाधनों के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, तो पहला, अधिक उपज देने वाली फसल का विकास, पहला पॉइंट। अधिक उपज देने वाली हमको क्या करना है, फसल का विकास करना चाहिए। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए, जैविक खेती, नवीनतम कृषि तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जैविक कृषि एवं नवीनतम कृषि तकनीक का उपयोग करना चाहिए। आजकल एक टर्म बहुत कॉमन चल रहा है
नवीनतम कृषि तकनीक के लिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में एआई प्लस रोबोटिक्स का उपयोग करके कृषि को बेहतर बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कृषि को बेहतर बनाने की तकनीकी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग डिजिटल कृषि भी कह सकते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, कृषि को नवीन तकनीकी को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, पशुधन एवं जो हमारे पास मत्स्य पालन का जो नवीनतम तकनीकी है उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करना, का वैज्ञानिक प्रबंधन करना तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट हो सकता है प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग। इस पूरे टॉपिक का यही 4 पॉइंट में क्या है, निचोड़ था, जो हमने यहां पर लिख दिया है। इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरह से आपका ये फूड वाला टॉपिक जो था, ये समझाया बेटा हमने, शालिनी जी ये समझाया रहे हैं। क्या समझाना है जरा बताइएगा, कौन सा पॉइंट समझाना है? तो मैं बता देता हूं कौन सा पॉइंट समझाना है, जरा बताइएगा तो मैं उसको समझा देता हूं। ये बताया था हम लोगों ने कि नवीनतम जो कृषि तकनीक है, एक मिनट देख लीजिए, नवीनतम, एक मिनट रुक जाएगा, हमने सारी चीजें नोट कर ली हैं, ठीक है। एक मैं आपको दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। T
ME सुदीप साइंस एंड टेक, ये S कैपिटल में है और T कैपिटल में है, N स्मॉल में है, ये है। इस पे जाइएगा। अंजलि जी कहते भारत में डिजिटल एग्रीकल्चर हो रहा है क्या? भारत में डिजिटल एग्रीकल्चर जो है उसका तकनीकी प्रक्रिया में है, अभी उसका जो है वो कॉमर्शियल उपयोग नहीं हो रहा है। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं कृषि के, वहां पर उसके जो है वो उसके प्रोडक्शन में काम किया जा रहा है। कॉमर्शियल लेवल पर अभी इसका उपयोग उस लेवल पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अंजलि जी का ये प्रश्न ये था कि ये है कि जब हम क्या करते हैं टेक्नोलॉजी में एआई, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी और आईसीटी का उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है? प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहा जाता है। और ये एक नई प्रकार की कृषि हो जाएगी। इसमें जिस पौधे को जितनी मात्रा में खाद की, तापमान की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, उतना ही उसको मिलेगा। उसमें कोई हर प्लांट के पास क्या होगा? सेंसर लगा होगा। एआई, रोबोटिक्स क्या होंगे? सेंसर लगे होंगे। सेंसर डिसाइड करेगा कि कौन से प्लांट की क्या समस्या है, कौन से प्लांट को क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें दी जाएंगी। ये नहीं कि पूरे खेत में यूरिया डाल दिया, बेचारा एक पेड़ है वो रो रहा है कि भाई मुझे यूरिया नहीं चाहिए, आपने सारे खेत में यूरिया डाल दिया। जिसको जरूरत थी उसको भी मिल गया, जिसको जरूरत नहीं थी उसको भी मिल गया, वो मर गया। अब क्या होगा? प्रिसीजन एग्रीकल्चर में क्या होगा? आपको सेंसर बताएगा कि किस प्लांट को यूरिया की, किस प्लांट को एनपीके की, किसको डीएपी की, किसको पानी की, किसको इंसेक्टिसाइड की, किसको हर्बिसाइड की जरूरत है। वरुण कुमार जी कह रहे टाइम कम है सर, मतलब समझे नहीं, टाइम कब है मतलब? टाइम कब है मतलब समझे नहीं हम।
नोट कर लिया इसको? तो ये टॉपिक आपका यहां पर पूरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जहां पर हम लोग बात करेंगे, टॉपिक का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। अच्छा टॉपिक ये भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तंतु से वस्त्र, अंग्रेजी में कहते हैं इसको फाइबर टू फैब्रिक। कभी आपने सोचा है कि जो आप कपड़े पहनते हैं वो किसका बनता है? महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। महात्मा गांधी जी और औरंगजेब नाम आजकल काफी चर्चा में। मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, औरंगजेब जो है अपनी टोपी जो है वो खुद बुनता था और टोपी बना बुन करके बेचता भी था। बिल्कुल रवि जी, आएगा। अभी तो हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है यूपीएससी के लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग केवल एनसीईआरटी जो लिखी है वही को पढ़ रहे हैं। जब हम तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी और यूपीएससी का सिलेबस दोनों को जब जोड़ के पढ़ते हैं तो जो है वो नई चीज बन करके आती है। तो कभी सोचा है कि आपका कपड़ा जो है वो किस चीज का बनता है? बताइएगा, कपड़ा किस चीज का बनता है? कौन बताएगा? तो इसमें हम लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी है, नोट करते जाइएगा। और क्लास 7th की एनसीईआरटी है, उसका जो टॉपिक दिया हुआ है उसका यहां पे नाम दिया हुआ है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक नाम दिया हुआ है। और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हमारा और है, वो है आपका क्लास 8th का। क्लास 8th में जो टॉपिक है उसका है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। बीपीएससी में हो या यूपीएससी में हो, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है, क्लास 8th वाले से। और कभी कभी आपका 6-7 जाता है। इसको कहा जाता है कृत्रिम रेशे या तंतु कह सकते हैं, कृत्रिम तंतु एवं प्लास्टिक। ये 3 टॉपिक प्लास्टिक को जोड़ करके जो है आपका ये टॉपिक हम लोग पूरा यहां पर आज कवर करेंगे। अंजलि ने लिखा है, सर टोपी सिलकर जीवन व्याप्त करने वाला शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था जो कि बलबन का दामाद था। ये सही है क्या? हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल बात आपकी सही है। नसरुद्दीन मोहम्मद जो था वो भी क्या करता, टोपी सिल करके कि अपना जो है वो जीवन यापन करता था। हो सकता है कि वहीं से जो है वो इनको प्रेरणा मिली हो और ये भी अपनी टोपी खुद सिलते थे। ठीक है, तो हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, जो कपड़ा बनता है, जो आप कपड़े पहनते हैं, उसमें अलग अलग रंग के कपड़े, अलग अलग डिजाइन के कपड़े, उन सबको अगर तोड़ा जाए, पीछे जाया जाए, पीछे जाया जाए, पीछे जाया जाए,
जैसे एक कलाकार, एक टीचर, एक साइंटिस्ट, एक कोई जो है वो हिंसक जीव, कोई राजनेता, सबके अपने देखने में क्या होते हैं, उनका कार्य करने की शैली क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अगर सबको तोड़ा जाए और अंत में जाया जाए तो क्या मिलेगा? सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे सड़क पर चलाने वाला एक सामान्य रिक्शे वाला हो, सभी का शरीर किसका बना है? कोशिकाओं का बना है। कोई ब्रांडेड कपड़े आ जाते हैं, वही शर्ट मिलती है लाख 1.5 लाख की, वही शर्ट मिल जाती है 300 रुपए की। मतलब वही नहीं होती है, मतलब शर्ट ही होती है, कपड़े के बने होते हैं, उसमें उसके कलेवर अलग होते हैं। तो कपड़ा जो बनता है वो बनता है किससे? आपका यार्न से बनता है। क्लॉथ किससे बनता है आपका? ये यार्न से बनता है, यार्न से बनता है, यार्न से बनता है। यार्न का नाम सुना होगा? नहीं सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने यार्न का नाम सुना है? नहीं सुना है या सुना है? बताइएगा। तो इसको क्या कहते हैं? धागा कहते हैं। बिल्कुल सही बात का है। लूज जो थ्रेड होते हैं, धागा। और धागा किससे बनता है? ये बनता है किससे? आपका फाइबर से बनता है। ये किससे बनता है? फाइबर से बनता है, तंतु से बनता है। तो तंतु से धागा बनता है और फिर धागे से क्या इसको फैब्रिक कह लीजिए। ये क्या बन गया आपका? फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्या हो गया? वस्त्र हो गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रोसेस होती है। पहले फाइबर से धागा बनाते हैं और फिर धागे से क्या बनता है आपका? ये वस्त्र तैयार किया जाता है। रुई जो होती है, रुई क्या है? रुई क्या है? रुई फाइबर है कि यार्न है कि फैब्रिक है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? रुई क्या आ जाएगी? फाइबर है, यार्न है या फैब्रिक है? क्या है? गांधी जी क्या बनाते थे? धागा बनाते थे कि कपड़ा बनाते थे? गांधी जी यार्न बनाते थे कि फाइबर की फैब्रिक बनाते थे? तो फाइबर, रुई जो होती है वो क्या है? आपकी फाइबर होती है। अब फाइबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक फाइबर और एक आपका होता है कृत्रिम फाइबर। कृत्रिम फाइबर को हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी में, और प्राकृतिक फाइबर को हम लोग अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं आगे। तो प्राकृतिक फाइबर जो होते हैं ये हमको दो चीजों से मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक फाइबर होते हैं, प्राकृतिक जो फाइबर होते हैं ये हमको मिलते हैं दो चीजों से। एक हमको मिलते हैं प्लांट से यानी कि पादप से, और एक हमको किससे मिलते हैं? जंतु से मिलते हैं। फाइबर हमको जंतु से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर होते हैं उसमें कॉटन यानी कि कपास आ जाता है। कपास जो होता है वो कपास के फूल से, या उसकी जो जब कली जो फूल होता है जब वो फूटती है, प्रपुष्ट होता है, तो उससे कपास मिलता है। एक जूट होता है,
जूट जो होता है वो किससे मिलता है? तने से मिलता है, पौधे के तने से मिलता है, जूट मिल जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, किस मिल जाता है? जूट से मिल जाता है। पटसन होता है, पटसन हो जाता है। तो कपास, जूट और पटसन ये क्या हो जाते हैं आपके? ये सब प्राकृतिक फाइबर होते हैं और ये आपके क्या हो जाते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वही जंतु फाइबर जो होते हैं, इसमें आप ऊन की बात कर लेते हैं, ऊन की बात कर लेते हैं, रेशम की बात करते हैं आप। ऊन और जो रेशम होता है ये क्या होता है आपका? ये आपका क्या होता है? जंतु से प्राप्त होता है। ऊन और रेशम जो होता है ये रासायनिक रूप से प्रोटीन का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऊन और रेशम जो होता है ये रासायनिक रूप से प्रोटीन का बना होता है। ऊन में जो प्रोटीन पाई जाती है वो आपकी कौन सी होती है? अल्फा केराटिन प्रोटीन होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। अल्फा केराटिन प्रोटीन जो होती है वो ऊन में पाई जाती है, जिसके हमारे नाखून, बाल वगैरह बने होते हैं। और रेशम जो बनी होती है ये फाइब्रोइन प्रोटीन की, किसकी बनी होती है? फाइब्रोइन प्रोटीन की बनी होती है। तो अगर कहा जाए कि रासायनिक रूप से रेशम क्या है, तो रासायनिक रूप से रेशम प्रोटीन है और रासायनिक रूप से ऊन भी क्या है? प्रोटीन है। ऊन अल्फा केराटिन का बना होता है। अल्फा केराटिन का बना होता है। और ऐसे ही जो कपास होता है और जूट होता है और जो पटसन होता है ये सेलुलोज होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ये क्या होते हैं? ये रासायनिक रूप से सेलुलोज के बने होते हैं। और सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ये अंतर भी आपसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कपास, जूट और पटसन जो है ये सेलुलोज के बने होते हैं और ऊन और रेशम जो होते हैं वो आपके प्रोटीन के बने हुए। लिंक मैं सेंड कर दूंगा, अभी मैंने एक भेजा है तो उसको तो आकाश जी कह रहे हैं कि ये शो नहीं हो रहा है। मैं एक बार उसको चेक करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक है? मैं भेज दूंगा, बता दूंगा, परेशान मत होइए। नोट कर लीजिए इसको। अब यहां पर ध्यान देखिएगा, कपास जो होता है, कपास, इसको अंग्रेजी में कॉटन कहा जाता है। कपास जो है ये अंग्रेजी में इसको हम कॉटन कहते हैं। और कपास का जो उत्पादन होता है ये जो होता है, इसके लिए जो जलवायु होती है, कपास के उत्पादन के लिए जो जलवायु होती है वो गर्म जलवायु होनी चाहिए और नम होनी चाहिए। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? गर्म और शुष्क जलवायु होनी चाहिए।
गर्म एवं शुष्क जलवायु होनी चाहिए। ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ज्यादातर कपास जो होता है वो आपका भारत के जो है वो पश्चिमी राज्यों में होता है। इसके लिए जो मृदा चाहिए होती है, इसके लिए जो मृदा चाहिए होती है वो आपकी कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसको हम लोग रेगुर कह देते हैं, ये जो है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी होती है। कपास के उत्पादन के लिए जब कपास विकसित होता है, कपास के जो पौधा होता है उसमें फल आता है, और कपास का जो फल होता है उसको हम लोग बॉल कहते हैं, बॉल्स कह जाते हैं, कॉटन बॉल कहा जाता है। इसको हम कॉटन बॉल कहा जाता है। और याद रखिए, बॉल पर लगने वाले कीड़े को हम लोग बॉल वर्म कह देते हैं, बॉल वर्म कहा जाता है। और इसी बॉल वर्म को मारने के लिए बीटी कॉटन का विकास किया गया है, बेसिलस थ्यूरिंजिनेंसिस कॉटन का विकास किया गया है। तो कपास के फल को हम लोग कॉटन बॉल कहते हैं। यही से क्या करते हैं, जब फल क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो जब फल परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व होने पर फल में स्फुटन हो जाता है। फल जो हो जाता है क्या हो जाता है, वो फट जाता है। और बीज जो होता है, बीज फट जाता है। बीज में भी क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है। जब बीज का स्फुटन होता है तो उसको विनौला कहा जाता है, विनौला कहते हैं। और इसी बीज के स्फुटन से क्या होता है, ऐसे लगता है कि पूरे खेत में बादल छा गए हैं, पूरे खेत में सफेद रंग के जो है इस प्रकार के बादल दिखाई देते हैं। कपास का खेत आप देखेंगे तो लगेगा कि हवाई जहाज से आप बादल देख रहे हो। इस प्रकार से आपको जो है वो पूरे पूरे खेत में जो है बिनौला आपको दिखाई देता है। इस बिनौले से कपास को चुनना, कपास के रेशे को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग गिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनिंग। ध्यान रखिएगा, एक टर्म है गिनिंग। ये पूछ सकता है कि गिनिंग क्या होती है। तो फटे हुए कपास के बीज से कपास के रेशे को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग गिनिंग कहते हैं। कपास के रेशों से बीज को अलग करना, कपास के रेशों से बीज को अलग करना, कपास के रेशों को, फाइबर को बीज से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। पहले फल लगेगा, फल पकेगा, फल फटेगा, उसके अंदर का बीज फटेगा। जब बीज फटेगा तो सारे कपास जो है वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, बीज से जुड़े रहेंगे। तो बीज से कपास को अलग करने की क्रिया क्या कहलाएगी, गिनिंग कहलाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। पहले क्या करेंगे, गिनिंग करेंगे, गिनिंग के बाद क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, धागे का निर्माण करना। जो हमने रेशा निकाला है उस रेशे से यार्न को बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग। तकली कहते हैं इसको, तकली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, तकली कह देते हैं।
तकली कहा जाता है इसको। या कताई कहते, सॉरी कताई कहते। मैं इसको एक फ्लो बना देता हूं, इससे आपको याद रहेगा। पहले क्या होता है आपका, कपास का बिनौला होता है। बिनौला मतलब फटा हुआ बीज होता है कपास का। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इससे हम क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। फाइबर को निकालते हैं, इसको हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग को हिंदी में ओटना कहा जाता है। ओटना कहा जाता है, ओटना। इसके लिए हम दो चीजों का उपयोग करते हैं, एक तकली का उपयोग करते हैं और एक आपका चरखे का उपयोग करते हैं। तो गांधी जी जो है वो चरखे का उपयोग करते थे, गिनिंग करते थे। इसके बाद फाइबर से क्या बनाना, यार्न बनाना, यानी कि धागा बनाना। इस क्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना, धागे की क्या करना, कताई करना। इसके लिए दो तरह के हम यूज करते हैं। इसके लिए हम लूम का उपयोग करते हैं, लूम का उपयोग करते हैं, लूम का उपयोग करते हैं। पहले के जमाने में हम लोग हैंड लूम का उपयोग करते थे, हाथ से क्या करते थे, कताई करते थे। अब हमारे पास क्या हो गया, अंग्रेजों ने क्या लेके आ गए थे, पावर लूम लेके आ गए। तो पावर लूम ने क्या किया, हैंड लूम की व्यवसाय को खत्म कर दिया। तो लूमिंग का मतलब होता है कि उसको धागे बनाने का काम करना। जब ये धागे बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर निटिंग करते हैं, बुनाई कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसको, निटिंग करना। निटिंग का मतलब होता है बुनाई करना। इसमें हम क्या करते हैं, वस्त्र का यानी कि फैब्रिक का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम जो तकनीकी यूज करते हैं वो आपकी क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं वीविंग करना। वेविंग करना, वेविंग करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, वेविंग करने का काम करते हैं। बुनाई, या इसको हम बुनाई कह सकते हैं, निटिंग या वेविंग कहते हैं। इसको ध्यान रखें। तो ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कपास का जो वृक्ष होता है उससे हम लोग जो है वो इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल और परसों तो आप लोगों की छुट्टी है। 29 तारीख को हम लोग फिर से मिलेंगे, तो इस चैप्टर को हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।